I am Shikha and you are watching your YouTube channel Full Solution. Hello everyone, welcome back to EVS MCQ series, and this is the last lecture of EVS MCQ series. We have done 230 questions till now. अब हम लोग last 15 questions करेंगे and we will be done with 250 questions total. आपको एग्जाम में मैक्स टू मैक्स 100 questions का आंसर देना है, although 50 questions भी हो सकते हैं किसी किसी पेपर में. So let us start with today's lecture. Question number 1 for today. Mercury and lead are toxic element that causes. आज के लेक्चर को हम लोग थोड़ा सा लॉन्ग करेंगे और इसमें हम लोग सारे को रिवाइज भी करते चले जाएंगे कि हम लोगों ने आगे के लेक्चर्स में क्या क्या पढ़ाई की है. ओके, सो मर्करी एंड लीड आर टॉक्सिक एलिमेंट दैट कॉजेज. मर्करी एंड लीड आर पॉल्यूटेंट्स. इनको क्या बोलते हैं हम लोग? पॉल्यूटेंट्स. ये पॉल्यूटेंट्स है. पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? जो पोल्यूट करते हैं, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, चाहे वो वाटर पोल्यूशन हो, नॉइज पोल्यूशन हो, soil pollution हो, etc. So all these type of pollutions are caused by some pollutants. उसमें मरकरी, लीड, आर्सेनिक, इन और भी बहुत टाइप के एलिमेंट्स है. सो मरकरी एंड लीड सबसे मेजर कॉज क्या है? ऑल्दो वाटर पॉल्यूशन भी होता है मरकरी से, लीड से, लेकिन लैंड कंटामिनेशन सबसे ज्यादा होता है इन सब से. ओके, नाउ कमिंग ऑन टू सेकेंड क्वेश्चन ऑफ today's lecture. In which year did the word sustainable development come into existence? सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड को कब यूज किया गया था, कब आया था ये एग्जिस्टेंस में? तो ऑप्शंस दिए गए 1992, 78, 80 एंड 87. आप लोगों को पहले ही बताया जा चुका है कि ब्रंटलैंड कमीशन आया था. ब्रंटलैंड कमीशन के टाइम पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड को यूज किया गया था, दैट इज 1980. सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो अभी के नीड को कंप्लीट करना विद द फ्यूचर नीड ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मेन मोटो है. एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल है. इसमें 17 गोल्स है टोटल, जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं. 2015 से लेकर के 2030 तक ये चलेंगे. ये ईयर भी इंपॉर्टेंट है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का टारगेट ईयर कौन सा है, तो 2015 से 30. नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट व्हेन वी ओनली अकम्प्लिश टू ऑफ द थ्री पिलर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर कि कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंप्लीट होता है. तो सस्टेनेबल मतलब हर साइड से डेवलपमेंट होना, सस्टेन करना डेवलपमेंट को. इकोनॉमी भी इसमें आएगा, एनवायरमेंट भी इसमें आएगा, सोशल भी इसमें आएगा, एंड ऑल्सो सारे ही फॉर्मेट्स को देखते हैं हम लोग अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होती है. सी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डायग्राम आप ऐसे बना सकते हो. इकोलॉजी, दैट मीन्स एनवायरमेंट. यहाँ पे इकोनॉमी, एंड देन यहाँ पे सोशल. तो ये तीन पिलर्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की. अगर हम लोग बात करें ये तीन पिलर क्या क्या शो करते हैं, एक तो वायबिलिटी. अगर हम इकोनॉमिकली बात करें तो यहाँ पे, अगर हम इकोलॉजिकली और इकोनॉमिकली बात करें तो वायबिलिटी की बात आती है. वायबल, दैट मीन्स कॉस्ट कम होना चाहिए, सबके अफोर्डेबिलिटी एक तरह से इसका मतलब है, सब अफोर्ड कर पाए. नेक्स्ट सोशल की बात करें तो बियरेबल, दैट मीन्स सर्वाइवल हो सके, दैट मीन्स एक्सेसिबल, कोई भी चीज हो सके. एंड लास्ट इज इक्विटेबल, सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस हो. और मेंटेन रहे बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम ऑल्सो. सो डी विल बी द आंसर. 234 नंबर क्वेश्चन. सस्टेनेबल एनर्जी. अब सस्टेनेबल एनर्जी होती क्या क्या है? ये क्लीन, ओके, करेक्ट है. कैन बी यूज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ऑल्सो करेक्ट. सो सी विल बी द आंसर. अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 235 नंबर क्वेश्चन. द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज ऑल्सो नोन एज. ये जो नाम है याद रखना है क्योंकि इसका ये फुल फॉर्म हो गया. यूएनसीएसडी का ये फुल फॉर्म हो गया, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो ये किस साल को बोलते हैं? तो हम लोग इसको 2012 में हुआ था. अब एक और चीज याद रखो, 1992 में हम लोग बोलते हैं अर्थ समिट. ओके,
ये भी याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1992 में रियो डी जेनेरियो में अर्थ समिट हुआ था, फर्स्ट अर्थ समिट हुआ था। यहाँ पे ही सस्टेनेबल गोल को या सस्टेनेबिलिटी को एजेंडा 21 में शामिल किया गया था एंड इसको वर्ल्ड का एजेंडा बनाया गया था। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? तो देखो, इट इंडिकेट्स द कलर ऑफ द एयर। वेरी रॉन्ग, एयर का कोई कलर नहीं होता। इट प्रेडिक्ट्स ओजोन लेयर इन योर एरिया, ये सही है कि ओजोन लेयर को प्रेडिक्ट करता है ये। नेक्स्ट, इट डिटरमाइंस द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, एकदम गलत है। साउंड पॉल्यूशन से एयर क्वालिटी इंडेक्स का कोई मतलब नहीं है। एंड लास्ट इज इट एस्टिमेट द एयर पॉल्यूशन, यहाँ तक तो ये सही था। आगे मेनली सल्फर कंटेंट इन द एयर, ये मेनली कुछ नहीं, कोई मेनली ऐसा नहीं है कि सिर्फ सल्फर कंटेंट के लिए ये होता है, सारे ही पॉल्यूटेंट्स को ये चेक करता है। तो इसीलिए ये हाफ रहता है स्टेटमेंट, तो ये सही था, लेकिन ये पूरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। नाउ कमिंग ऑन टू 237 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज द टोटल परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन गैस इन द एयर? वेरी इंपॉर्टेंट, 78%। अब आप लोग मेरे को कमेंट में बताओ कि वाटर कितना परसेंट है अर्थ में। ये मेरे को कमेंट डाउन करिए आप लोग कि वाटर अर्थ में कितना परसेंटेज अवेलेबल है, एंड ऑल्सो कमेंट डाउन इसका सेग्रीगेशन कैसे है, लाइक ग्राउंड वाटर कितना है, पॉन्ड में कितना है, ग्लेशियर में कितना है, ऐसे मेरे को आप लोग बताएंगे कमेंट डाउन में। अब हम गैस के बारे में बता देते हैं। अगर गैसेस के बारे में बात करें तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, 78%। देन हमारे पास ऑक्सीजन है, इसके बाद 21%। ये अर्थ एटमॉस्फेयर की बात हो रही है। ओके, इसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन के पास हमारे पास नंबर आता है आर्गन का। आर्गन है, उसके बाद परसेंटेज जानने की जरूरत नहीं है, 0.78 समथिंग ऐसे करके है परसेंटेज, या 0.93। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके बाद 0.33 समथिंग करके है। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है गैसेस का अर्थ एटमॉस्फेयर में। तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक चार्ट दे दिया है कि पहले नाइट्रोजन आएगा, फिर ऑक्सीजन आएगा, फिर आर्गन आएगा, एंड देन हमारे पास CO2 आएगी। तो उसी तरह से मेरे को वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन बताओगे आप लोग कि किसमें सबसे ज्यादा वाटर है। ग्लेशियर्स में है सबसे ज्यादा वाटर, फिर पॉन्ड्स में है, या ऐसे करके मेरे को आप लोग कमेंट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीज लेवल ऑफ एयर पॉल्यूशन रिजल्ट इन। अगर एयर पॉल्यूशन बढ़ जाएगा तो क्या होगा? एयर पॉल्यूशन बढ़ने से एकदम सिंपल सी बात है, सॉइल इरोजन नहीं होगा क्योंकि वो तो वाटर के बहने से होता है। ग्लोबल वार्मिंग भी नहीं होगी एक हद तक। अगर हम लोग बात करें तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हमें होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट, इंक्रीज लेवल ऑफ एयर पॉल्यूशन रिजल्ट्स इन। ओके, सेम क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 240 नंबर क्वेश्चन। 240 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है स्मोक फ्यूम एश डस्ट नाइट्रिक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड आर मेन सोर्स ऑफ। ये सारे चीजें क्या है? तो ये सारी चीजें प्राइमरी पॉल्यूशन है, प्राइमरी पॉल्यूटेड। एयर पॉल्यूशन अगर होता है तो इन सभी की वजह से होता है। सबसे फर्स्ट में आपको यही सब आएगा दिमाग में, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, एयर पॉल्यूशन। नेक्स्ट, डीडीटी एंड एल्यूमिनियम कैन आर एग्जाम्पल ऑफ। डीडीटी एंड एल्यूमिनियम कैन बहुत इजी है। पेपर कैन अगर रहता है आपके पास, पेपर कप्स अगर है मान लो, तो ये तो डिग्रेडेबल है, ये डिग्रेड हो सकते हैं। लेकिन अगर प्लास्टिक कप्स है तो ये नॉन डिग्रेडेबल है। तो उसी तरह से डीडीटी एंड एल्यूमिनियम कैंस अगर हम लोग यूज करते हैं तो ये किस टाइप के? तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब बायोडिग्रेडेबल नहीं है, इसको कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिग्रेड नहीं कर सकता है, इसके लिए आपको प्रोसेस करना होगा। विच ऑफ फॉलोइंग डिजीज आर कॉज्ड बाय स्मॉग? वेरी इजी, ये क्वेश्चन हम लोग किसी लेक्चर में सेम टू सेम देख चुके हैं। ऑल ऑफ द अबव विल बी द आंसर। नेक्स्ट इज सेलेक्ट नॉन डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। प्रीवियस क्लास में हम लोग नाइट्रोजन साइकिल देखा था, नाइट्रोजन साइकिल। उसमें हम लोगों ने देखा था कि कैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, कैसे अमानिफिकेशन होता है, कैसे नाइट्रिफिकेशन होता है, कैसे डीनाइट्रिफिकेशन होता है। तो आपको बस नाम बताना, यहाँ पर डी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीबी इज एब्रिविएशन यूज्ड टू क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ। वेरी इजी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डीबी is decibel, that is
साउंड का यूनिट है ये। ओके, लाइक अभी मैचेस भी आते हैं तो जब प्लेयर्स आते हैं तो उसमें डीबी में साउंड दिखाता है साइड में, या फिर आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा डीबी के बारे में। तो ये क्या है, ये एक पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट को शो करता है, ये एक्सप्रेस करता है कि किस कहीं पे भी कितना पॉल्यूशन है। साउंड पॉल्यूशन के बारे में स्पेशली ये बात करता है। अगर साउंड एक 80 डिसिबल से ज्यादा इंक्रीज हो जाए तो वो पॉल्यूशन के कैटेगरी में आ जाता है। ओके, नेक्स्ट, नॉइज पॉल्यूशन बन जाता है वो। 245 नंबर क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मिसमैच्ड पेयर। मिसमैच्ड पेयर को आइडेंटिफाई करना इजी है। दीज आर टाइप ऑफ द फॉरेस्ट, लाइक कॉनिफरस फॉरेस्ट जो हम लोग आगे डील कर चुके हैं, जहाँ पे स्नो ज्यादा होती है वहां पे कॉनिफरस फॉरेस्ट होते हैं। दीज आर द टाइप ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट, करेक्ट। ये अभी अपने लीव्स को कभी शेड नहीं करते, इसलिए ये एवरग्रीन है, हर टाइम ही ग्रीन रहते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें टुंड्रा फॉरेस्ट की, यहाँ पे परवा फ्रॉस्ट है। पर मतलब कॉनिफरस फॉरेस्ट के ऊपर पाया जाता है टुंड्रा फॉरेस्ट, जहाँ पे हर टाइम ही स्नो होती है, बर्फ से ढका हुआ इन्वायरमेंट होता है, कोई भी ट्री वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इज सवाना फॉरेस्ट के अगर बारे में बात करें तो ये भी सही है कि सवाना में अकाशिया ट्रीज मिलते हैं। सवाना इज अ टाइप ऑफ ग्रासलैंड। ओके, एंड नेक्स्ट इज प्रेयरीज। तो प्रेयरीज का गलत लगाया हुआ है यहाँ पे, एपीफाइट्स नहीं होते। एपीफाइट्स मतलब होते हैं, एपीफाइट्स आर पैरासाइट ट्रीज, जो कि न्यूट्रिशन, शेल्टर या ग्रोथ के लिए, किसी भी चीज के लिए डिपेंड करते हैं किसी दूसरे ट्री पे, डिपेंड ऑन होस्ट प्लांट और ट्री। और ये जनरली कहाँ पे फाउंड होते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट में। एपीफाइट्स फाउंड होते हैं। ओके, लता बेल ये सब होते हैं ना, ये एपीफाइट्स होते हैं। प्रेयरीज क्या है, ये भी ग्रासलैंड है। जगह जगह पे अलग अलग जगह पे ग्रासलैंड होते हैं, उनका अलग अलग नाम दिया हुआ है। अफ्रीका के ग्रासलैंड को सवाना बोलते हैं, अमेरिका के ग्रासलैंड को प्रेयरीज बोलते हैं, लाइक दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल स्पीसीज ऑफ लेमर आर एंडेमिक टू विच एरिया। वेरी इंपॉर्टेंट। लेमर नाम से मंकी जैसा लग रहा है, बट इट इज नॉट अ मंकी, बट इट इज अ काइंड ऑफ प्राइमेट। प्राइमेट का मतलब जहां से ह्यूमन का ओरिजिन हुआ है माना जाता है, उसको हम लोग प्राइमेट बोलते हैं। तो जैसे मंकी है ना, उसी तरह से इट इज नॉट मंकी, पर टाइप ऑफ सॉर्ट ऑफ मंकी विच इज फाउंड इन मेडागास्कर ओनली। सारे ही स्पीसीज लेमर के सिर्फ और सिर्फ मेडागास्कर में मिलते हैं। नेक्स्ट, अच्छा मेडागास्कर कहाँ पे है ये आपको कमेंट करना है, कमेंट द एरिया। एक्चुअली आप लोग सारे के बारे में बताओ, सिस्लेस आइलैंड कहाँ है, गैलापागोस आइलैंड कहाँ है, न्यू सेलेडोनिया कहाँ है, ये आप लोग कमेंट करके बताओ। Next, 247, the ability of population to increase under ideal environment condition is called। ideal environment condition मतलब environment condition suitable है, तब जब population बढ़ेगी तो उसको हम लोग बोलेंगे biotic potential। किसी भी बायोलॉजिकल एनिमल का क्या पोटेंशियल है, जो कि सही environment में वो बर्थ रेट हो सकता है। ओके, नेटालिटी इज बर्थ रेट, सिंपल। कैरिंग कैपेसिटी मतलब किसी भी अर्थ के पास जेनरेटिव कैपेसिटी कितनी है फॉर करेंट पॉपुलेशन, मतलब अर्थ की कैपेसिटी की वो कितने पॉपुलेशन को होल्ड कर सकती है। लास्ट में एब्सोल्यूट नेटालिटी, एब्सोल्यूट नेटालिटी का मतलब है पोटेंशियल बर्थ रेट। मैं डिफरेंस बता देती हूँ। ओके, सी, नेटालिटी इज बर्थ रेट, करेंटली कितना बर्थ रेट है किसी स्पीसीज में, मान लेते हैं 100 बर्थ रेट है आज के टाइम पे, करेंट बर्थ रेट है ये किसी भी स्पीसीज का। लेकिन एब्सोल्यूट नेटालिटी इज, मान लो ये 200 प्रोड्यूस कर सकते हैं ये स्पीसीज, तो ये होता है एब्सोल्यूट बर्थ रेट या एब्सोल्यूट नेटालिटी। ओके, कैपेसिटी कितनी है, कर कितना रहे, वो डिफरेंस है नेटालिटी एंड एब्सोल्यूट नेटालिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंकाइन इंडेक्स मेजर्स। लिंकन इंडेक्स किस चीज को मेजर करता है, तो सिंपल सा बात है, आंसर विल बी सी, पॉपुलेशन साइज को मेजर करता है। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो पर यूनिट एरिया में जितने लोग रह रहे हैं वो पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाती है। अगर हम लोग इसके पहले बात करें पॉपुलेशन मोर्टेलिटी रेट, तो क्रूड मोर्टेलिटी रेट इंडेक्स का नाम है। नेटेलिटी रेट की बात करें तो क्रूड बर्थ रेट इसके इंडेक्स का नाम है। क्लियर।
नाउ द लास्ट सेकंड क्वेश्चन, विच इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन है तो वहां पे जैसे कि ये पॉपुलेशन ग्राफ आप लोग को देखा गया होगा, आप लोग पॉपुलेशन ग्राफ देखे होंगे। हम लोग जब पॉपुलेशन ग्राफ बनाते हैं तो यहाँ पे बर्थ रेट बनाते हैं, डेथ रेट बनाते हैं, एंड उसके बाद हम लोग इसको डिवाइड करते हैं बीच से सेक्सेस में, लाइक फीमेल कहाँ है, मेल कहाँ है, इस तरह से सेक्स रेशियोज में भी हम लोग पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं। ओके, सो वही बात है कि पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स नेटेलिटी है, दैट इज बर्थ रेट, मोर्टेलिटी है, दैट इज डेथ रेट, एंड लास्ट में सेक्स रेशियो है, दैट इज फीमेल और मेल, पर स्ट्रैटिफिकेशन नहीं है। आंसर विल बी सी। लास्ट क्वेश्चन, द बॉटम एरिया वेयर प्रोडक्शन इज लेस देन रेस्पिरेशन इन पॉन्ड इकोसिस्टम इज टर्म्ड एज। जहां पे प्रोडक्शन कम है, रेस्पिरेशन ज्यादा है। वेरी इजी, इसको समझ लेते क्या होता है। मान लेते ये सी है, ये लैंड है। अब सी में जहां पर लाइट आ रही है, सनलाइट जिस एरिया में पड़ रही है, उस जोन को हम लोग बोलते हैं लिम्नेटिक जोन। जहां पे सनलाइट है तो यहाँ पे प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होगा, हाईएस्ट प्रोडक्शन। यहाँ पे प्लांट्स सबसे ज्यादा होंगे, एनिमल सबसे ज्यादा हो रहे होंगे जहां पे सनलाइट पड़ रही है, लाइट जहां पे आ रही है। नेक्स्ट है बेंथिक जोन, ये होता है सबसे आखिरी का जोन, सबसे नीचे। बेंथिक जोन मतलब जहां पे लैंड है, सॉयल है, सी का ग्राउंड है, जहां पे यहाँ पे नो लाइट, यहाँ पे कोई भी लाइट नहीं आ रही है। नेक्स्ट है टाइडल जोन। टाइड्स आप लोग सुने होंगे ना, लो टाइड, हाई टाइड्स होता है, लाइक कभी कभी दिन में पानी बढ़ जाता है, तो ये मान लेते हैं हम लोग, ये पानी सी का पानी यहाँ तक बढ़ के आ जाता है दिन में किसी किसी टाइम पे, तो ये होता है इसका हाई टाइड एरिया, कि यहाँ तक पानी मैक्सिमम आ सकता है। ये हो गया लो टाइड, कि यहाँ तक सी का पानी रहता है, बढ़ के यहाँ तक आ सकता है। तो ये वाला जो एरिया है, ये इसको हम लोग बोलते हैं टाइडल जोन, हाई टाइड और लो टाइड के बीच के एरिया को। ठीक है, एंड लास्ट प्रोफाउंडल जोन। प्रोफाउंडल जोन इज ये बीच का जोन। लेमेंटिक जोन एंड बेंटिक जोन के बीच का जोन होता है प्रोफाउंडल जोन। पॉन्ड इकोसिस्टम का बात हो रहा है यहाँ पे। प्रोफाउंडल जोन में लेस प्रोडक्शन होता है, क्योंकि यहाँ लाइट बहुत कम पड़ रही होती है, लेस लाइट। ओके, पॉन्ड इकोसिस्टम के बारे में यही समझना था। दिस इज ऑल अबाउट द ईवीएस एमसीक्यू सीरीज। आई होप आप लोगों को इससे फायदा हुआ होगा, एंड आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा अबाउट द एनवायरमेंट, अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन विद द एनवायरमेंट, एंड अबाउट डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ द एनवायरमेंट। Thank you very much for the listening. Subscribe the channel, share the videos, and like and comment down your queries. Thank you for listening.